हेलो स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट की नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा टॉपिक चल रहा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हमारे चल रहे हैं मेन फंक्शंस, और मेन फंक्शन में मैं आपको 4 फंक्शन डिस्कस कर चुका हूँ। नंबर 5 पे लास्ट आता है आपका कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हिंदी में समन्वय कहते हैं। ये आपका मेजर फंक्शन है, मेन फंक्शन है। मैंने आपको डिस्कस किया था इस बारे में कि हेनरी फ्योल ने सबसे पहले मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस बताए थे, तो जिसमें हमने प्लानिंग के बारे में, ऑर्गेनाइजिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में और कंट्रोलिंग के बारे में सुना था। लेकिन इन सब के साथ में एक फंक्शन चलता है और उसका नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है वो अपन बात कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिफरेंट टाइप के एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को अलग अलग एरिया से, अलग अलग जगह से लाया जाता है। तो इनके जो थॉट्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके काम करने की जो आदतें हैं, इनका रहन सहन, इनके ट्रेडिशंस, ये सब कैसे हैं, अलग अलग है। अब इन सबको एक ग्रुप में बांधकर हमें क्या करना है, काम करना है, क्योंकि हमारा जो ग्रुप मोटिव है वो कितने हैं, एक है। अगर मान लो इनको हमने कोऑर्डिनेट नहीं किया तो इनके अंदर इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे, और इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट्स जो होंगे उससे हमारे जो ग्रुप ऑब्जेक्टिव हैं उनको पूरा करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जैसा कि अपन जानते हैं, एक जो म्यूजिक डायरेक्टर होता है, म्यूजिक डायरेक्टर, वो अपनी टीम को अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको प्ले करने के लिए क्या करता है, डायरेक्शन देता है। और वो सभी एक कोऑर्डिनेशन बनाकर, एक ट्यून बनाकर, एक रिदम बनाकर क्या करते हैं, उन चीज़ों को प्ले करते हैं और आप एक अच्छा म्यूजिक सुन पाते हैं। लेकिन अगर मान लो ये म्यूजिक डायरेक्टर उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाता तो फिर उससे सुर नहीं, शोर निकलेगा। क्या निकलेगा, शोर। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन कैसा है, मस्ट है। क्लियर। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कितना ज़रूरी है। जैसे कि आपकी कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट्स काम करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की, हम बात कर रहे हैं फाइनेंस की, मार्केटिंग की एंड HR डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये 4 टाइप के डिपार्टमेंट काम करते हैं। अगर मान लो ये अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए सेपरेट काम करें और किसी दूसरे डिपार्टमेंट पर कोई भी क्या नहीं करें, ध्यान ना दें, तो इससे क्या होगा कि इनके डिपार्टमेंट के जो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो तो पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर हम कहें कि पूरे ग्रुप के ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूरे हों, ये पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो मार्केटिंग वाले जो डिपार्टमेंट के मैनेजर हैं वो मार्केट में कस्टमर्स को तरह तरह की नई नई वैरायटीज़ और नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में प्रॉमिस करके आते हैं, एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्शन अच्छा देते हैं, लेकिन उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या नहीं करता, प्रोडक्शन नहीं करता, तो यहाँ पर जो कंपनी की गुडविल है उस पर बैड इफेक्ट पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होगा कि इन लोगों को आपस में म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन आना पड़ेगा, और इस कोऑर्डिनेशन से इनको ये डिस्कस करते रहेंगे, ये पता रहेगा कि इनको किस प्रकार से काम करना है, इससे कंपनी की जो गुडविल है वो बनी रहेगी। क्लियर। तो इसलिए अपन ये मानते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसा है, मस्ट है। इसलिए एक स्कॉलर हैं कून्स ओ डोनेल, कून्स ओ डोनेल ने क्या कहा है कि कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल 1 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि किस स्कॉलर ने, किस मैनेजमेंट थिंकर ने कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस कहा है, तो उसका नाम है कून्स ओ डोनेल। क्लियर। एसेंस क्या होता है, एसेंस का मतलब होता है जो हर जगह एग्जिस्ट है, हर जगह विद्यमान है। तो जैसे अपन जानते हैं डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, ऐसे ही मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन होता है। ऐसे ही रिसोर्सेज के बीच में, आज मान लो एक पूरी फैमिली के मेंबर्स ये सोचते हैं, ये प्लान करते हैं कि उन्हें कहीं घूमने जाना है, और वो सभी अलग अलग गाड़ी क्या करते हैं, हायर करते हैं। 15 लोग 15 गाड़ी हायर करेंगे और घूमने जाएंगे, तो क्या लगता है खर्चा बढ़ेगा? यस। और अगर मान लो ये सभी कोऑर्डिनेट होकर एक ही गाड़ी अरेंज करें तो इनका खर्चा बचेगा। और हम तो जानते हैं मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन करना और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। और प्रोडक्टिविटी कब बढ़ेगी, जब आप रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेटेड यूज़ करोगे, उनको मिलजुल कर
उनका सामंजस्य स्थापित करके क्या करोगे, उनका इस्तेमाल करोगे। और ऐसा इस्तेमाल करने से, ऐसा यूज़ करने से क्या होगा, रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे, आपकी कॉस्ट कम होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्लियर? तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो होता है ये क्या ऐसा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। इसको हम हर काम के साथ क्या करते हैं, साथ में लेके चलते हैं। कोऑर्डिनेशन करने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता कि हमें 2 दिन बाद, 5 महीने बाद जब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे तब हमको कोऑर्डिनेशन करना है। सॉरी, जब से हमारा मैनेजमेंट स्टार्ट होगा तब से जो मैनेजर है वो एक्टिविटीज़ में, डिपार्टमेंट्स में और जो आपके एफर्ट्स हैं उनमें कोऑर्डिनेशन करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो इसलिए कोऑर्डिनेशन जो होता है वो आपके पूरे के पूरे डिपार्टमेंट्स को, पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक सूत्र में बांध कर रखता है, जिससे आप अपने ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकते हैं। क्लियर? ये आपको समझ में आ गया होगा कोऑर्डिनेशन के बारे में। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं अगला आपका पॉइंट, इस तरह से आपने 5 मेजर फंक्शंस पढ़े हैं, जिसमें मैंने आपको प्लानिंग से लेके कोऑर्डिनेशन तक पढ़ाए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। सेकेंडरी फंक्शंस को सब्सिडरी फंक्शंस भी बोलते हैं। इसके अंदर हमारे वो फंक्शंस आते हैं जो आपके मैनेजमेंट के अंदर किए जाते हैं, लेकिन उनको करने के जो तरीके हैं, जो करने का इम्पोर्टेंस है, वो आपके मेजर फंक्शन से थोड़ा सेकेंडरी है। तो बात कर रहे हैं हम नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट पे आता है डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको बताया था कि प्लानिंग जब की जाती है तो उस प्लानिंग में हम डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिव्स क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं, और फिर उनमें से अपन क्या करेंगे कि उनका इवैल्यूएशन करके, उनके प्रॉफिट, उनकी मेरिट्स, उनकी डीमेरिट्स, उन चीज़ों को जांच कर, एनालिसिस करके हम क्या करते हैं, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। और ये बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना ही हमारा क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। एक बंदा है रॉस मूरे ये बोलते हैं कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट वो सिमिलर है ऑफ डिसीजन मेकिंग। यानी कि अगर मान लो कोई इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, ऐसा माना जाता है। अब डिसीजन मेकिंग होता कैसे है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करने वाले हैं, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो किसी काम को करने या नहीं करने, दोनों के बारे में हो सकती है, टू डू एंड नॉट टू डू। यानी कि कल आपको स्कूल नहीं जाना, उसके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, और कल आपको स्कूल जाना है, इसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो काम को करने और नहीं करने दोनों के लिए क्या हो सकता है, आपका डिसीजन मेकिंग हो सकता है, निर्णयन हो सकता है। निर्णय जो अपन लेते हैं उसके पीछे कुछ प्रोसेस होती है। प्रोसेस में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहला जो आपका स्टेप है उसमें हम करेंगे किस चीज़ के बारे में, कि जो आपका पर्पज़ है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि आप डिसीजन क्यों ले रहे हो, उसके ऑब्जेक्टिव का डिटर्मिनेशन करेंगे। उसके बाद हम करेंगे इवैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसके बाद हमें क्या करना है, एनवायरमेंट से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करनी है, उसके लिए हमें उनको एवैल्यूएशन करना पड़ेगा फैक्टर्स को। नंबर 3 पे अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं, डिस्कवर वेरियस अल्टरनेटिव ऑप्शंस। और फिर करेंगे हम नंबर 4 पे इनका क्या करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, इवैल्यूएशन। और फिर उसके बाद अपन नंबर 5 पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट ए बेस्ट अल्टरनेटिव। और फिर इसको क्या करेंगे, हम अप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो प्रोसेस होता है वो आपका डिसीजन मेकिंग का एक फुल प्रोसेस है। और इस प्रोसेस को फॉलो करके जो मैनेजर होता है वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, अपनी बेसिक जो आपकी इंस्टीट्यूशनल जो आपकी प्लानिंग होती है उसके अंदर, और डिपार्टमेंट्स की जो प्लानिंग होती है उसके अंदर डिफरेंट टाइप के वो डिसीजन मेकिंग करते हैं। इसलिए हम ये मानते हैं डिसीजन मेकिंग जो होती है वो आपके लिए जो मेजर फंक्शन में आती है अपन की, किस में,
मैनेजमेंट के जो मेन फंक्शंस हैं उन्हीं में काउंट होती है, लेकिन अपन ने मेन फंक्शन से इसको बाहर रखा है, तो ये सेकेंडरी फंक्शंस में काउंट करवा रहे हैं अपन, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो होती है वो काम को करने और नहीं करने के बारे में होती है, इसकी एक प्रोसेस होती है, और एक मैनेजर अपने दिन भर के कामों में अपने बहुत सारे मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर डिसीजन मेकिंग करता है। जैसे हम ऑर्गेनाइजिंग की बात करें, जैसे हम प्लानिंग की बात करें, तो प्लानिंग हमको कैसी करनी है, शॉर्ट टर्म करनी है, मिड टर्म करनी है, लॉन्ग टर्म करनी है, इसका डिसीजन लिया जाएगा। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम किस पोस्ट पे कौन से बंदे को कितनी अथॉरिटीज़ दें, किस पोस्ट पे क्या हमारे रेस्पेक्ट रहेंगे, क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी, ये आपका डिसीजन रहेगा। स्टाफिंग कहाँ से कर रहे हो आप, अपॉइंटमेंट जो आप करोगे वो कहाँ से करोगे, प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू करोगे या कॉलेजेस से करोगे या वेबसाइट पर उसका एडवर्टाइजमेंट दोगे, वहाँ से आप बंदे कलेक्ट करने वाले हो, तो ये आपका डिसीजन रहेगा। और हम डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्शन हमको किस प्रकार से देना है, मोटिवेशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाएँ, क्या हम केवल कर्मचारियों को सैलरी देंगे या फिर उनको अलग से अलाउंसेस भी देंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें डिसीजन के अंदर आती हैं। इसलिए मैनेजर जो होते हैं वो प्रॉपर डिसीजन लेते रहते हैं, इसलिए डिसीजन मेकिंग भी अपने आप में क्या है, एक मेन फंक्शन हो गया। क्लियर। इसके बाद आता आपका जो अगला पॉइंट आता है, नंबर 2 पे, वो आता है स्टाफिंग। सब्सिडरी फंक्शंस के अंदर आपका 2 पॉइंट आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग को हिंदी में बोलते हैं नियुक्ति करना। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं, एक तो होते हैं आपके मैन पावर यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, और एक होते हैं आपके फिजिकल रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे कितने भी अच्छे फिजिकल रिसोर्सेज से काम क्यों नहीं कर रहा हो, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास ढेर सारी हाईटेक मशीनरीज हैं लेकिन मैन पावर नहीं है, तो उन हाईटेक मशीनरीज का कोई भी यूटिलाइज नहीं है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको एक कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, और वो कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स जो होती है वो आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। आप जानते हैं जैसा कि एक सिस्टम होता है कि मार्केट में लोग तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपकी कंपनी के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको जो लोग चाहिए वो आपको उन सभी लोगों में से सेलेक्ट करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे लगभग 75% पार्ट कैसा है, पानी में है, पानी। लेकिन फिर भी जो आपका ड्रिंकिंग वाटर होता है, शुद्ध पेयजल, उसकी हमेशा क्या रहती है, कमी रहती है। लेकिन पानी तो बहुत है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो अपने एफर्ट से तैयार करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। क्लियर। तो ऐसे ही मार्केट में लोग तो बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ 135 करोड़ की क्या है, पॉपुलेशन है, लेकिन आपकी कंपनी के लिए जो बंदे चाहिए, जैसे बंदे चाहिए वो तो आपको खुद ढूंढने पड़ेंगे। और ये सारी की सारी प्रोसेस किस में आती है, आपकी इसके अंदर आती है। यानी कि स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग का मतलब होता है टू ऑब्टेन competent workforce to achieve organizational goals। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को पूरा करने के लिए जो आप कंपिटेंट वर्कफोर्स ऑब्टेन कर रहे हो, प्राप्त कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, वो आपका क्या है, स्टाफिंग के अंदर आता है। अब जैसा कि अपन जानते हैं कि एक कंपनी के अंदर अगर मान लो हमको स्टाफिंग करनी है तो उसके लिए पहले कुछ फंक्शंस आपको क्या करने पड़ेंगे, परफॉर्म करने पड़ेंगे। जैसे हम सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, इवैल्यूएशन ऑफ नीड ऑफ एम्प्लॉयज़। सबसे पहले हमें क्या करना है, कितने और कैसे एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है उस चीज़ की जानकारी लेनी है। ऐसे ही थोड़ी भर्ती कर देंगे हम किसी भी को कि मार्केट में आपको ढेर सारे क्या मिल रहे हैं, अकाउंटेंट मिल रहे हैं, उठा के सबको भर्ती कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आपको कितने चाहिए, हमको चाहिए 2, तो वो 2 उस पूरी की पूरी भीड़ में से हमें क्या करने पड़ेंगे, सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो उसके लिए पहले हमको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी और कैसी मतलब क्या क्वालिटी वाले लोग हमें क्या होते हैं, चाहिए होंगे। क्लियर। दूसरा जो काम आएगा वो आएगा रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट
रिक्रूटमेंट जो होती है उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास अब जानकारी आ चुकी है इस बारे में कि आपको कितने और कैसे चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट देंगे। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या क्या आने वाला है, एडवर्टाइजमेंट आएगा। इसके अलावा हम फॉर्म फिल करवाएंगे। ये दो काम आपके केवल और केवल किस में आते हैं, रिक्रूटमेंट के अंदर आते हैं। ध्यान रखना है, रिक्रूटमेंट का मतलब अपॉइंटमेंट नहीं होता, यहाँ पर केवल और केवल फॉर्म फिल हो रहे हैं। यानी कि अगर मान लो राजस्थान गवर्नमेंट को एलडीसी की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे 500 पोस्ट हैं जिन पे 1.5 लाख लोगों ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन करवाया है, अपना फॉर्म फिल किया है, तो ये 1.5 लाख लोग एलडीसी बन गए, ऐसा हम नहीं कहेंगे। इनमें से 500 को सेलेक्ट किया जाएगा। क्लियर? तो ये प्रोसेस अभी और चलेगा। नंबर 3 पे आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जितने आपके फॉर्म फिल हुए हैं, यानी कि जितने लोगों ने आपको अप्लाई किया है, इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के लिए इनका रिटन एग्ज़ाम हो सकता है, इनका इंटरव्यू हो सकता है, इनका रेफरेंस टेस्ट हो सकता है, इनका फिजिकल टेस्ट हो सकता है, ठीक है। इतने सारे टेस्ट, इतने सारे एग्जामिनेशन इनके हो सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट में सबसे परफेक्ट मैन पावर हमारे पास बचेगी उसको हम क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। तो इस स्टेप के बाद ध्यान रखना है हमको, इस स्टेप के बाद जो क्वालिफाई बंदे हमें मिलेंगे उनको हम एम्प्लॉय मानेंगे। क्या मानेंगे? एम्प्लॉय। इससे पहले सबके सब कैसे हैं, कैंडिडेट्स हैं, इनको हम एम्प्लॉयज़ में काउंट नहीं कर सकते। क्लियर? जब ये सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन के बाद इनको ट्रेन किया जाएगा, इनका डेवलपमेंट किया जाएगा, इनको एक पोस्ट दी जाएगी, ऑथोरिटीज़ दी जाएंगी, रेस्पेक्ट मिलेगी, सैलरी मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। और ये होता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सन, जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ मिस्टर लॉरेंस एप्ले की डेफिनेशन में, कि जो मैनेजमेंट होता है वो डेवलपमेंट ऑफ पीपल है, नॉट टू डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। तो वही चीज़ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस जो है इसको हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको चाहिए कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, एक ऐसी टीम, एक ऐसा ग्रुप जो आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को पूरा करने में क्या करेगी, आपकी हेल्प करेगी। तो इस काम को करने के लिए भी काफ़ी अपन क्या करते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं। और प्रेजेंट टाइम में इसके लिए कंपनियां अलग से क्या बनाती हैं, डिपार्टमेंट बनाती हैं, जिसका नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए लायबल होता है कि कंपनी के अंदर बेस्ट जो आपकी टीम है, बेस्ट एफर्ट्स रखने वाली टीम, करने वाली टीम, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम करती हो, वो आपको कहीं से कहीं उपलब्ध करवा के दें। ठीक है? तो यही क्या डिपार्टमेंट क्या करता है, अपॉइंटमेंट करता है। यही डिपार्टमेंट आपको प्रमोशन देता है, यही डिपार्टमेंट आपको डिमोशन देता है, और यही डिपार्टमेंट आपको रिटायरमेंट भी देता है। तो कंप्लीट ह्यूमन पावर से, ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड जो भी काम होंगे आपके, उन सबको करने का काम किसका रहेगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का रहेगा। क्योंकि अपन जानते हैं इस बारे में, क्योंकि जो कंपनी के अंदर जो फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करने का काम किसका होता है, आपकी मैन पावर का। तो आपको बेस्ट मैन पावर का इस्तेमाल करना कैसा होता है, ज़रूरी। लेकिन बेस्ट मैन पावर ढूंढनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी, और उसके लिए हम कौन सा काम करते हैं, स्टाफिंग का। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया होगा, आई होप। आगे के जो फंक्शंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? थैंक यू।